नमस्ते दोस्तों। कम्युनिकेशन दो या अधिक लोगों के बीच जानकारी, विचार या भावनाओं का सफल हस्तांतरण या साझा करना होता है, जो एक माध्यम का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। अब आइए विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है मौखिक कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन का सबसे सामान्य प्रकार है, जिसमें संदेश को व्यक्त करने के लिए भाषा और शब्दों का उपयोग किया जाता है। मौखिक कम्युनिकेशन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आत्म-संवाद, इंट्रापर्सोनल कम्युनिकेशन। यह हमारे भीतर आत्मविश्लेषण, सोच, विचार और आत्म-जागरूकता के माध्यम से होता है। इसमें अकेले बात करना, आत्मविश्लेषण और आत्म-मूल्यांकन शामिल होते हैं। अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सोनल कम्युनिकेशन। यह सीधे दो व्यक्तियों के बीच होता है, चाहे वह किसी तकनीकी उपकरण का उपयोग किए बिना हो या ऑनलाइन माध्यम से हो। इसमें आमने-सामने की बातचीत, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक बातचीत आदि शामिल होते हैं। मौखिक कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। इसमें बोले गए शब्द, आवाज और ध्वनि का उपयोग करके संदेश साझा किया जाता है। सार्वजनिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में एक प्रेषक एक बड़े समूह या दर्शकों को संदेश भेजता है, चाहे वह आमने-सामने हो या तकनीकी उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से। सार्वजनिक कम्युनिकेशन में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के मौके सीमित होते हैं। मौखिक कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं: आमने-सामने बातचीत, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, वॉइस नोट भेजना, साक्षात्कार लेना और कार्यस्थल पर समूह चर्चा। लाभ: यह समय, पैसे और ऊर्जा की बचत करता है। विधि की स्पष्टता के कारण भ्रम की संभावनाएं कम होती हैं। मौखिक कम्युनिकेशन में जानकारी आसानी से समझी आती है, क्योंकि संदेह तुरंत दूर हो जाते हैं। संदेश देने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। यह विश्व स्तर पर अन्य कम्युनिकेशन प्रकारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। हानियाँ: यदि प्राप्तकर्ता प्रेषक की भाषा से परिचित नहीं है, तो कम्युनिकेशन संभव नहीं होता। लंबे संदेश के लिए यह उपयुक्त नहीं है। मौखिक संदेशों में कई बार अप्रासंगिक और अनावश्यक जानकारी शामिल हो सकती है। संदेश भेजने के बाद कोई सुधार या सुधार की जगह नहीं होती। दूसरा प्रकार है गैर मौखिक कम्युनिकेशन। यह एक प्रकार का निष्क्रिय कम्युनिकेशन होता है, जहां जानकारी, विचार और भावनाएं हाव-भाव, शरीर की भाषा, आवाज का स्वर, चेहरे के हाव-भाव, संकेत और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। गैर मौखिक कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं: सिर हिलाना, अंगूठा दिखाना, मुस्कुराना, आत्मविश्वास के साथ हाथ मिलाना और गले लगाना। गैर मौखिक कम्युनिकेशन के लाभ और हानियाँ। लाभ: यह मौखिक कम्युनिकेशन को बेहतर समझने के लिए अतिरिक्त संकेत और जानकारी प्रदान करता है। हाव-भाव और चेहरे के हाव-भाव संप्रेषण को सरल बनाते हैं। यह निरक्षर लोगों को कम्युनिकेशन में मदद करता है। शारीरिक रूप से अक्षम लोग संकेत और स्पर्श का उपयोग करके सफलतापूर्वक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हानियाँ: इसकी सटीकता की कमी के कारण इसे कई लोग अविश्वसनीय मानते हैं। कई लोगों के लिए गैर मौखिक तत्वों को समझना कठिन होता है। लंबे संवाद के लिए यह उपयुक्त नहीं है। तीसरा प्रकार है लिखित कम्युनिकेशन। इसमें जानकारी, प्रतीक और शब्दों के माध्यम से संदेश का आदान-प्रदान किया जाता है। यह व्यापार कम्युनिकेशन का सबसे सामान्य और प्रभावी रूप है। लिखित कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं: पत्र और आवेदन, ईमेल, मेमो और रिपोर्ट, बुलेटिन और विज्ञापन, ब्रोशर,
हैंडबिल और पर्चे, और ऑनलाइन संदेश और प्रश्नावली। लिखित कम्युनिकेशन के लाभ और हानियाँ। लाभ। लिखित दस्तावेज स्थायी रूप से रिकॉर्ड और संग्रहीत किए जा सकते हैं। इसमें बार-बार जांच की संभावना होती है, जिससे यह सटीक रहता है। लंबे संदेश आसानी से कन्वे किए जा सकते हैं। यह व्यापक रूप से स्वीकार्य होता है। लेखक को अधिक समय मिलता है, जिससे वे अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। हानियाँ। लिखने में अधिक समय लगता है। निरक्षर लोग इसे पढ़ और समझ नहीं सकते। लिखित कम्युनिकेशन भावनाओं और स्वर को नहीं दर्शा सकता, जिससे गलतफहमी हो सकती है। तत्काल प्रतिक्रिया की कमी होती है। चौथा प्रकार है दृश्य कम्युनिकेशन। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। इसमें दृश्य तत्वों जैसे चित्र, संकेत, टोपोग्राफी, रंग, आकार, ग्राफिक डिजाइन आदि का उपयोग करके जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। दृश्य कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं: विज्ञापन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पोस्टर, चार्ट और ग्राफ, रोड मैप, दृश्य रिपोर्ट्स और मैनुअल। दृश्य कम्युनिकेशन के लाभ और हानियाँ। लाभ। जटिल जानकारी को चित्रों के माध्यम से आसानी से और तेजी से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई बाधाओं को तोड़ता है। चित्र और संकेत निरक्षर लोगों के लिए अधिक समझदारी से काम करते हैं। यह समय की बचत करता है क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग जल्दी होती है। दृश्य तत्व तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं और रुचि उत्पन्न करते हैं। हानियाँ। दृश्य कम्युनिकेशन की प्रक्रिया महंगी हो सकती है। प्राप्तकर्ता संदेश के मुख्य महत्व को गलत समझ सकता है। चित्रों और ग्राफिक्स की तैयारी में समय लगता है और इसमें रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। यदि मौखिक या लिखित जानकारी से समर्थित न हो, तो चित्रों या ग्राफिक्स से पूरी तरह से प्रभावी संदेश नहीं कन्वे किया जा सकता। पांचवा प्रकार है सुनने का कम्युनिकेशन। इसमें ध्वनियों और जानकारी को ध्यानपूर्वक और सटीक रूप से प्राप्त करना और उसकी व्याख्या करना शामिल है। सुनना किसी भी प्रभावी कम्युनिकेशन की कुंजी है। सुनने के कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं: आमने-सामने बातचीत, कक्षा की लेक्चर नोट्स लेना, रेडियो पर समाचार सुनना। सुनने के कम्युनिकेशन के लाभ और हानियाँ। लाभ। सक्रिय सुनने से जानकारी छूटने की संभावना कम होती है। ध्यानपूर्वक सुनने से बेहतर समझ मिलती है, जिससे भ्रम और संभावित विवादों से बचा जा सकता है। सक्रिय सुनने से संबंधों में जुड़ाव, सम्मान और गुडविल बढ़ती है। यह हमारे आसपास और अन्य लोगों की बेहतर समझ प्रदान करता है। हानियाँ। इसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती है। इसे पूरा करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। बोलने इंटरप्ट करना एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सभी लोग अच्छे से नहीं सुनते, जिससे वे स्पष्ट चित्र प्राप्त नहीं कर पाते। आशा करते हैं कि आपको संचार के प्रकार समझ आए होंगे। धन्यवाद।